इनको समय दिया है तो ये आपको लाइफ टाइम याद रखते हैं। आपको वो इतना प्यार देते हैं कि हम क्या देंगे वही हमें देते हैं। आज हम आ पहुंचे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज नोएडा में, यानी नीपिड में। ये एक राष्ट्रीय संस्थान है ऐसे बच्चों या व्यक्तियों का जिन्हें हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड या बौद्धिक दिव्यांगजन कहते हैं। किसी भी कक्षा में घुसते ही निष्पाप और मासूम मुस्कानें आपका मन मोह लेंगी। कहीं कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष की भावना नहीं। एक की सफलता सबकी खुशी बन जाती है और एक छोटी सी मुश्किल बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है और रोना धोना शुरू हो सकता है। पूजा के प्रसाद जैसे ये बच्चे एकदम सरल, निश्चल और निष्पाप हैं। कैसे संभलते होंगे ये बच्चे जिनके लिए रोजाना के छोटे छोटे काम भी बड़े टास्क होते हैं, और कितना धैर्य, कितना सेवा भाव होता होगा उन टीचर्स में जो उन्हें संभालते हैं। हमने मुलाकात की असिस्टेंट प्रोफेसर इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी एंड ऑफिसर इंचार्ज एट निपिड आरसी नोएडा मिसेस अमृता सहाय जी से, और जानने की कोशिश की कि कैसे वो और उनका स्टाफ इन बच्चों को संभाल पाते हैं। तो इसमें हम लोगों के पास तीनों कैटेगरीज, मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी के बच्चे होते हैं मोस्टली, और उनको फंक्शन भी करवाते हैं। साथ में सोशल कम्युनिकेशन पूरा है, वन वर्ड पे कमांड है, और सिटिंग लेवल इम्प्रूव हुआ है, और स्कूल में उसका एडमिशन भी इस साल हो गया। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप लोग इतना डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं, इतना नोबल काम है, तो आपको कैसे मोटिवेशन मिला कि आप आकर के इन स्पेशल बच्चों के साथ काम करें? इसके दो रीज़न हैं। एक तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे फादर भी साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनको भी मैंने बचपन से देखा कि उनको साइकोलॉजी की समझ होने की वजह से वो व्यवहारों को बहुत अच्छे से समझते थे। और मेरा खुद का भी जो इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में शुरू से रहा। मैंने एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी किया, पीएचडी किया, तो मैं ह्यूमन बिहेवियर से ज़्यादा जुड़ी। और जब बच्चों के साथ आप काम करते हैं तो अपने आप ही एक मोटिवेशन आ जाती है आपकी, उनकी खुशियाँ, उनकी स्माइल, उनकी अचीवमेंट, छोटी छोटी चीज़ों में जब आप देखते हैं तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो वो बच्चे ही होते हैं कि उनसे ही, एटलीस्ट मुझे तो उनसे ही बहुत मनोबल मिलता है कि मैं उनके लिए काम कर पाऊँ, कुछ उनके लिए थोड़ा सा भी कर पाई, तो ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बढ़िया। जो ये टीचर्स हैं, ये इनको कुछ सर्टिफिकेशन हुआ होगा, इनकी कुछ ट्रेनिंग हुई होगी, क्योंकि ये तो स्पेशल बच्चे हैं, ये अपनी बात पूरी तरह से समझा नहीं पाते होंगे। हमारे संस्थान में स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। स्पेशल एजुकेशन आरसीआई द्वारा, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित ये कोर्स है, और इसके लिए डिप्लोमा से लेके आप एमफिल तक के कोर्सेज होते हैं। और एक स्पेशलाइज तरीके से ट्रेनिंग की आवश्यकता ज़रूर होती है। जैसा आपने बताया कि आपने देखा भी कि बच्चों को एक्सप्रेशन की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें उनके एक सिर्फ एकेडमिक नीड को नहीं, बल्कि उनकी एक ओवरऑल उनकी जो ज़रूरत है, वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट वो कई बार उनके पास वर्ड्स नहीं होते, कई बार उनकी फिज़िकल लिमिटेशंस होती है, लैंग्वेज लिमिटेशंस होती है, स्पीच लिमिटेशंस होती हैं, और कई बार इमोशनल लिमिटेशंस होती हैं। तो उनको एक स्टेप आपको आगे बढ़ के वो समझने की ज़रूरत होती है। एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग की बिल्कुल ज़रूरत है। प्लस बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। ऑफ कोर्स, जहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए बात करते हैं, तो उन्हें कई बार होता है वो बच्चे आए हैं, आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप पे गुस्सा भी कर रहे हैं, तो आपको वो नहीं बता पा रहे, तो आपको बढ़ के उनको समझना है। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ जैसे डिप्लोमा से लेकर, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन से लेकर बीएड भी चलता है, जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और एमएड भी है, और इसी साल हम लोग एमफिल एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी भी शुरू कर देंगे। डिप्लोमा से लेकर आप एमफिल तक की कोर्सेज हमारे सिर्फ क्षेत्रीय केंद्र नोएडा में है। जितने भी लोग यहाँ पे, जिनको भी आप ट्रीट कर रही हैं, टोटल नंबर अराउंड कितना होगा? मतलब वोकेशनल वाले प्लस
स्मॉल क्लासेस मिला? हमारे स्पेशल विंग में अप्रॉक्सीमेटली 104 स्टूडेंट हैं और इंक्लूसिव स्कूल में हमारे पास 110 हैं, तो लगभग 215 बच्चे हैं जो सिर्फ स्पेशल नीड्स MSCC में आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे बच्चे ऐसे दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, बिल्कुल जनरल स्कूल में जा रहे हैं या दूसरे किसी स्पेशल स्कूल में जा रहे हैं, बट वो यहाँ पे आके रीजनल सेंटर में हमारे साथ में वो थेरेपी लेते हैं। स्पेशलाइज्ड IEP कहते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। तो एजुकेशन में हम ये ना समझें कि सिर्फ एजुकेशन में हम सिर्फ अरिथमेटिक, इंग्लिश, हिंदी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन में हम उनके प्लानिंग करते हैं कि उनकी जो ज़रूरत है, उनकी IQ को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसमें हम एक प्लानिंग करते हैं और उसकी लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्लानिंग करके और उस पर काम करना शुरू करते हैं, थेरेपेटिक इंटरवेंशन देना शुरू करते हैं। उसमें एकेडमिक एक हिस्सा हो सकता है, एकेडमिक का भी गोल है, वो हिस्सा हो सकता है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को ऐसी लिमिटेशंस है कि उनकी IQ कम है, बौद्धिक क्षमता कम है, और उसके बाद जब बच्चे को बौद्धिक क्षमता कम है तो आप देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि बच्चा तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक से सारी चीज़ों को समझ सकता है, बट उनको बड़ी छोटी चीज़ जैसे लेफ़्ट राइट समझ नहीं आ रहा, उनको कैसे कोऑर्डिनेशन है वो उनको दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीज़ों के लिए भी हमारा एक थेरेपेटिक इंटरवेंशन थ्रू OT, थ्रू स्पेशल एजुकेशन, थ्रू बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये सब सारी चीज़ें हम करते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज इंटरवेंशन। तो ये कंप्लीट थेरेपेटिक इंटरवेंशन प्लान बनाई जाती है जिसमें हमारे पास OPD में भी ऑलमोस्ट एवरी डे 25 to 30 चिल्ड्रन आता है। अच्छा, एवरी डे 25 to 30? उसमें इंडिविजुअलाइज्ड हम देते हैं, जिसमें वो बच्चे तो जनरल स्कूल में जा रहे हैं लेकिन उनको इंडिविजुअल सेशन देने की ज़रूरत होती है, जिस पे वो बच्चा नहीं काम कर पा रहा है उस पर वो आगे हम उनको मदद करें। और इसमें पेरेंट ट्रेनिंग का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर सिखा दिया, हमने यहाँ पे कर दिया और पेरेंट्स को हमने नहीं बताया, अक्सर यही होता है कि पेरेंट्स अगर उसके थेरेपेटिक इंटरवेंशन के पार्ट ना करें तो वो हमारी गोल कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो इस पे हमें ज़रूरी है कि पेरेंट्स के लिए हम लोग उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनको बताएं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, है ना। ये कोई भी एक चीज़ है, जैसे अगर हमने यहाँ पे रीडिंग राइटिंग सिखाया या कोई छोटे छोटे ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ सिखाई, जैसे एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के लिए सिखाई, तो यहाँ तो हम कर ही रहे हैं, हम पेरेंट्स को भी बताते हैं कि इसको करने से कैसे बच्चे में आगे प्रोग्रेस होगा। किन्हीं भी पेरेंट्स को क्यों ये लगेगा कि मतलब वो कैसे क्यों चेक करना चाहेंगे कि मेरा बच्चा नॉर्मल है या नहीं है? वो कौन सा पॉइंट होगा जब उन्हें लगेगा कि मुझे जाना चाहिए आपके पास? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। पेरेंट्स सबसे पहले वो पर्सन है जो बच्चे की किसी भी चीज़ों को पहचान लेते हैं, अच्छी भी और जो लिमिटेशन है बच्चे में भी। जैसे अगर 6 महीने का बच्चा है, माँ के पास जा रहा है, माँ उसको सारा उसकी रेयरिंग कर रही है, उसको फीड करा रही है, लेकिन अगर वो महसूस कर रही है कि बच्चा मुझे नहीं पहचान रहा है, बच्चे मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसकी उतनी फिजिकल या बाकी जो रिस्पॉन्सेज होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, तो डेफिनेटली उसको सबसे पहले अपने पेडियाट्रिशियन, अपने जो नियर बाई मेडिकल कंसल्टेंट हैं उनसे बात करनी चाहिए। और एक जो आपने कहा, उस सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सो कॉल्ड जो हम कहते हैं कि एज नॉर्म्स के हिसाब से बच्चे की एक्टिविटीज़ हो रही है नहीं हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये कोर एरियाज होते हैं। अभी एकेडमिक्स तो 6 महीने का बच्चा तो स्कूल जाएगा नहीं, तो हमें तो पता नहीं है कि कैसे ये करेंगे, लेकिन जब ये फिजिकल डेवलपमेंट बैडलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर उसमें कुछ डिले है, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जैसे वो उस एज लेवल के माइलस्टोन को नहीं अचीव कर रहा है। क्या पर IQ टेस्ट भी करवाते हैं जी। सो उसका क्या पर्पज़ है और वो क्यों होना चाहिए जनरल पेरेंट्स के लिए? हाँ, इसकी जो विशेषता है कि यहाँ पे जो केसेस रेफरल होते हैं उसमें ज़्यादातर IQ असेसमेंट के लिए ही होते हैं। IQ असेसमेंट एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिव्यांगता के लिए करते हैं। IQ असेसमेंट एक बुद्धि का परीक्षण है, एक पैमाना है जिससे हमें ये पता चलता है कि उसकी सोचने, समझने, चिंतन करने की जो लेवल है वो क्या है। एवरेज अगर बोलें तो 90 to 110 हमारा एवरेज होता है। अब जिस बच्चे को ये दिक्कत है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है या उसको सीखने में दिक्कत आ रही है,
तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी IQ अपने एवरेज लेवल पे है या एवरेज लेवल से कम है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर कुछ बच्चे हैं स्कूल में ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अचानक से या ग्रेजुअली भी उनका ये होता है कि वो समझ, जैसे जैसे क्लासेस ऊपर उठ रही है तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, टीचर्स के इंस्ट्रक्शन नहीं ले पा रहे, एकेडमिक्स जो अचीवमेंट है वो उनकी नहीं इतनी एज अप्रोप्रिएट क्लास नॉर्म्स के अनुसार हो रही है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स पे। तो इसको ये देखने की कोशिश की जाती है कि क्या उस बच्चे की समझ में कमी है या कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो बच्चा समझता तो है बट वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। और दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में हमारे सिर्फ शारीरिक विकास नहीं होता, हमारी बौद्धिक विकास भी होती है, हमारी सोशल जो डेवलपमेंट है वो भी हो रही है, हमारी मोरल इमोशनल सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बौद्धिक विकास एक क्षमता है जिससे हम ये देख पाते हैं कि बच्चे को अगर अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसमें कैसे कॉग्निटिव उस चीज़ को इंटरवेंशन देके, कैसे हम उस पर स्टिमुलेट करके हम उस बच्चे की समझ को बढ़ने में मदद कर पाएँ। और ये ज़रूरी होता है कि स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कि उसमें कितनी उसकी माइंड जो है किस लेवल पे काम कर रही है, कितने उसको प्रैक्टिकल, सोशल एंड कंसेप्चुअल एबिलिटीज़ में उसको कितनी दिक्कतें आ रही हैं। काम करता है ये अपने हॉस्पिटल में भी घर पे काम करता है एंड इसका कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसकी मम्मा, आपकी मम्मा क्या है? डॉक्टर है, मदर इज डॉक्टर है। नहीं, मदर इज रेडियोलॉजिस्ट। हाँ, तो उनका अल्ट्रासाउंड का है तो पूरी रिपोर्ट्स वगैरह ये तैयार करता है सारी हॉस्पिटल। वेरी गुड। क्या परीक्षण है, एक पैमाना है जिससे हमें ये पता चलता है कि उसकी सोचने, समझने, चिंतन करने की जो लेवल है वो क्या है। एवरेज अगर बोलें तो 90 to 110 हमारा एवरेज होता है। अब जिस बच्चे को ये दिक्कत है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है या उसको सीखने में दिक्कत आ रही है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी IQ अपने एवरेज लेवल पे है या एवरेज लेवल से कम है। और ये ज़रूरी होता है कि स्पेशली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कि उसमें कितनी उसकी माइंड जो है किस लेवल पे काम कर रही है, कितने उसको प्रैक्टिकल, सोशल एंड कंसेप्चुअल एबिलिटीज़ में उसको कितनी दिक्कतें आ रही हैं। तो हमें क्वांटिफाई करने में समझ में आ जाता है कि अच्छा ये माइल्ड लेवल का है, ये बॉर्डर लाइन लेवल पे है, या मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। 12 से 14 साल तक का एज ग्रुप है। माइल्ड, मॉडरेट और एज के ग्रुप है, मिक्स कैटेगरी से बच्चे हैं। सब बच्चों का जो हम IEP बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम अलग अलग है। जैसे बच्चों को किसी का एडिशन है, जैसे सबस्टिट्यूट, किसी का लिखने का है, किसी का मैचिंग का है, तो इस तरह से बच्चों का जो प्रोग्राम है वो अलग अलग करवाते हैं। जैसे बच्चा ये है 1 डिजिट का 2 डिजिट का है, अब 3 डिजिट का एडिशन जैसे अभी ये बच्चा नहीं आया तो अभी हम जानते हैं, हमने सबने सुना है कि ईश्वर एक हाथ से देता है तो 2 हाथ से देता है। तो अब जैसे इन बच्चों का IQ उन्होंने कम किया हुआ है, कुछ ना कुछ उनके स्पेशल नीड्स हैं, तो कुछ इनको किसी और तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, ऐसे भी बच्चे होंगे। बिल्कुल, ईश्वर ने किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा है, कुछ ना कुछ तो उनको दिया ही है। वो हमारी इतनी छोटी समझ है कि हम नहीं उसको निखार पाते। इन बच्चों के साथ में भी काम करते करते मैंने ये देखा है कि जो बच्चे जो स्कूल नहीं जाने का मौका उनको मिला, अनफॉर्चुनेटली कि आज हमारे स्कूल के बच्चे, MSSC के बच्चे, आप स्पेशल ओलंपिक में वो बर्लिन घूम के आए, बहुत सारी दूसरी ऐसी कंट्री में घूम के आए, साइकिलिंग में उन्होंने रेस जीती, जिसमें हमें भी बड़ा शान होता है कि देखो इन्होंने तो इतनी सारी मेडल्स लिए, इतने सारे इन्होंने अचीवमेंट किए। कुछ बच्चे हैं बड़े अच्छे कुकिंग में हैं, और सबसे अच्छी जो चीज़ें मैं देखती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट सोशल होते हैं। इतने सोशल होते हैं कि आपने इनको अगर थोड़ा सा ईमानदारी से समय दिया, टाइम दिया, इनको अनकंडीशनल तरीके से आप, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसका लिमिटेशंस तो ठीक है, वो कम है,
लेकिन उस लिमिटेशंस में भी, उस पर्टिकुलर स्कोर में भी वो कौन सी चीज़ों में ज़्यादा अच्छा है, क्या उसकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, क्या उसका रीजनिंग अच्छा है, क्या उसका मोटर एक्टिविटीज़ अच्छी है। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अगर हम उस पर मैनेजमेंट प्लान करते हैं तो बच्चों में प्रोग्रेस, रिहैबिलिटेशन जो हम कहते हैं, वो ज़्यादा अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपके स्कूल में स्पेशल चिल्ड्रन भी हैं और साथ में नॉर्मल बच्चे भी हैं। तो जब इनके इंक्लूसिव क्लासेस होते हैं तब उनका इंटरेक्शन कैसा रहता है? उस समय आप चैलेंजेस फेस करते होंगे, तो कैसे वो मैनेज करती हैं टीचर्स? बिल्कुल, वो एक डिफरेंट चैलेंज है, बट उसमें भी आपको सफलता मिल जाती है। वो इस तरह कि जब आप बच्चे के साथ में काम कर रहे हैं, वो जनरल एजुकेशन जो भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको कोई स्पेशल नीड नहीं है, लेकिन जब हमारे क्लास में, क्योंकि अब NEP के भी और राइट टू एजुकेशन भी ये कहता है किसी बच्चे को आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे जी, हर बच्चे का पढ़ने का अपना अधिकार है, उसको सीखने का अधिकार है। उस चीज़ों को भी समझते हुए अगर आप बच्चों को इंक्लूड करते हैं तो सबसे पहले तो जो बैरियर होती है दैट इज़ एटीट्यूडनल बैरियर। वो एक बच्चा दूसरे बच्चे को नहीं देता है ना, कहीं वो एक हिडन फोर्स होती है जो आती है। लेकिन आप अगर कॉन्टिन्यूसली पेरेंट को आप एजुकेट करते हैं, आप उसकी अच्छाइयाँ और कमियों दोनों के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं वो मेंटल एटीट्यूडनल बैरियर की बात आती है। फिज़िकल है, अगर फिज़िकल बैरियर आ रही है तो अगर एक को दूसरी तरफ में खेलना है और करना है तो बिना टीचर के कहे दूसरे बच्चे उसकी हेल्प करते हैं। और ये एक इंक्लूजन का बड़ा ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल होता है। एक बच्चा है जिसमें हमने टीम बनाया है, जिसमें कुछ बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल जो लीड रोल ले रहे हैं, और या कुछ डांस ग्रुप हमने बनाया है। तो डांस में है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब उस बच्चे ने आराम से दूसरे बच्चे को सपोर्ट करके बिना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म किए हुए उसने उसको सपोर्ट किया है। तो ये एक चैलेंज तो आता है डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास जब स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं तो उनकी केयर ज़्यादा करनी होती है, उनको एक इमोशनली फिज़िकली आपको ज़्यादा उस पर ध्यान देना होता है। तो वो है पेरेंट का सपोर्ट हमेशा हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेरेंट है, पेरेंट को आप एजुकेट करते हैं, पेरेंट को आप ट्रेनिंग करते हैं। कॉन्स्टेंटली आपका एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता रहता है जिसमें हम एक बच्चे को, और जो एकेडमिक्स है जैसे आपने भी नीचे अभी विजिट करते हुए देखा कि एक बच्चा है जहाँ पे उसको कम समझ में आ रही है तो दूसरा बच्चा उसको हिंट दे देगा। दैट्स ऑटोमेटिक इंक्लूजन। उसके लिए आपको कोई बड़े टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, आपको वो बार बार इनकरेज करना पड़ता है कि कोई पीछे ना रह जाए, हम सब साथ में हैं। तो दैट एटीट्यूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत अच्छी अच्छी आपने बातें बताई, हमें काफ़ी कुछ हम रियलाइज़ भी कर रहे हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी समझें। समाज को, सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे इन बच्चों के लिए? जो मेरा अपना खुद का अनुभव है कि इन बच्चों के साथ में जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं, उनको आपने थोड़ा सा समय दिया, थोड़ा सा आपने उनके लिए जगह क्रिएट की, अपॉर्चुनिटीज़ दी, वो आपके लिए आप जितना आपने सोचा नहीं उससे ज़्यादा वो आपको सहयोग करते हैं, उतना उससे ज़्यादा वो आपको सपोर्ट करते हैं और अफेक्शनेट होते हैं। तो मेरा यही एक सिंपल मैसेज है कि हर किसी में, हम सब में कुछ ना कुछ कमी है, तो किसी की कमी को ना देखते हुए हम उनकी अच्छाइयों को देखें, उनके एसेट्स को देखें। हमारी एक अच्छी स्माइल उनके लिए बहुत सारा प्रेरणा का कार्य करती है। तो मुझे तो यही लगता है कि हमें अपनी एटीट्यूड को इस तरह से इंक्लूड करने के लिए बनाना चाहिए कि कोई भी पीछे ना रहे। हम सब बस एक ही माले के, एक ही जो कहते हैं माला, एक ही हार है उसकी एक डिफरेंट मोती है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि बस इंक्लूड करने की एक एटीट्यूड होनी चाहिए। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही कहा है मैम ने कि हम में से कोई भी संपूर्ण नहीं है। अगर एक तरफ से ये बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं यानी इनमें कोई डिसेबिलिटी है, तो ईश्वर ने इन्हें और बहुत कुछ दिया है। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, और इनका जो भोलापन है उसी से पता चलता है कि इनके अंदर एक दूसरे के लिए
कोई दूसरे के लिए कोई कमी की भावना नहीं रखते हैं, सबको बराबर से ही प्यार करते हैं। तो इनसे हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम भी बड़े होकर उन बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को और इन बच्चों को एक समान ट्रीटमेंट दें, एक सा प्यार करें। बहुत धन्यवाद मैम, हमें समय देने के लिए, बहुत सारे हमें ज़रूरी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच।